मार्गदर्शन परीक्षा दृष्टि में बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज हम आपके बीच में उपस्थित हैं पृष्ठ रसायन के प्रमुख पारिभाषिक पदों के साथ। इससे पहले कि पृष्ठ रसायन में कौन कौन से पद हैं, क्या क्या इसमें पढ़ने हैं, इसकी हम चर्चा करें, एक निवेदन आपसे है। हमारा यह जो प्रयास है इसे आप बहुत बहुत पर्याप्त न समझें, वरन यह वह प्रयास है जिससे आप लघुत्तरीय प्रश्न और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। और अंतिम रूप से आपका जो साथी बनेगा वो आपका स्वाध्याय और खुद का किया गया परिश्रम, इस अपेक्षा के साथ कि आप अपने परिश्रम के बहुत करीब होंगे और आपके परिश्रम करने में ही हमारा यह सहयोग, हमारा यह प्रयास कुछ आपकी मदद कर पाए, इसे हम अपना सौभाग्य समझेंगे। और अब हम आपके बीच में है पृष्ठ रसायन के प्रमुख पारिभाषिक पद पहले देखते हैं, उसके बाद देखेंगे कि इसमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले मुझे पृष्ठ समझना होगा। एक सामान्य सा चीज़ है पृष्ठ का, ये जो दिखाई देता है इसको हम पृष्ठ कहते हैं, यानी ऊपर से जो स्पष्ट दिखाई दे रहा हो, फेस जिसको बोलते हैं। पहला है हमारा अंतरा पृष्ठ या पृष्ठ। जब हम केमिस्ट्री में अंतरा पृष्ठ की बात करते हैं तो ऊपर में देखें, ऊपर में हवा है, नीचे इसका एक सॉलिड है, तो दो सेपरेटिंग जो फेस होता है, अर्थात दो अलग अलग प्रवस्था को करने, अलग मतलब सेपरेट करने वाला, पृथक करने वाला जो पृष्ठ होता है उसको अंतरा पृष्ठ कहते हैं। यानी इसके ऊपर हवा है, इसके नीचे ठोस है, इसको कहेंगे हम अंतरा पृष्ठ। इसके सपोज करें कि दो और दूसरा चीज हो तो दोनों को जोड़ने वाली पृष्ठ को कहते हैं अंतरा पृष्ठ। इसको सीधे पृष्ठ भी कह सकते हैं। तो कभी भी केमिस्ट्री में सीधे पृष्ठ की चर्चा हो तो अंतरा पृष्ठ ही होता है। अब पृष्ठ रसायन उसी पृष्ठ पर, यानी इसके पृष्ठ पर होने वाली घटनाओं का अध्ययन है। अंतरा पृष्ठ पर होने वाली घटनाओं का अध्ययन कहलाता है पृष्ठ रसायन, जिसके अंतर्गत हम पदार्थ के प्रकृति, पदार्थ के अंतरा पृष्ठ पर होने वाली क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। अब कैसी कैसी क्रिया होती है, पहला हम देखते होंगे कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसके पृष्ठ पर, जिस माध्यम में उसको रखा जाता है, माध्यम के कण या दूसरे पदार्थों के कण आकर के चिपक जाते हैं। तो उसका चिपक जाना, इस पर आकर के, ये अगर एक पृष्ठ है और इसको अगर हमने देखा ठंड उंड के महीने में, सपोज करिए कि बाष्प कणों का आकर के इसके पृष्ठ पर चिपक जाना, तो पृष्ठ पर चिपक जाना, इस क्रिया को कहते हैं अधिशोषण। ध्यान में रखना, अधिशोषण में अंदर नहीं आता है, पृष्ठ पर ही चिपका चिपका रहता है। जो चिपक गया है उसे कहेंगे अधिशोष्य, और जिस पर चिपका है उसे कहेंगे अधिशोषक, और प्रक्रिया को कहेंगे अधिशोषण। तो ध्यान में रखना है, अधिशोष्य, अधिशोषक, अधिशोषण। अधिशोषक कौन है? जिसने अपने पृष्ठ पर चिपकाया है। अधिशोष्य कौन है? जो पृष्ठ पर जाके चिपक गया है। और इस क्रिया को क्या कहते हैं? अधिशोषण कहते हैं। अधिशोषण दो तरह के होते हैं, भौतिक अधिशोषण, रासायनिक अधिशोषण। स्पष्ट है, भौतिक अधिशोषण में होगा क्या, केवल चिपके हैं, अर्थात कि कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुई है, केवल उस पे आकर के चिपक से गए हैं, अर्थात दोनों के बीच में। अगर सपोज करें कि इस पर कोई चिपका है तो चिपकने वाले यानी अधिशोषक और अधिशोष्य के बीच में वांडर बाल फोर्स कार्य करेगा भौतिक अधिशोषण में। भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में आपको अंतर करना हो तो आप कहेंगे कि पहला अधिशोषक और अधिशोष्य के बीच में वांडर बाल फोर्स कार्य करता है, उसके बीच में केमिकल फोर्स कार्य करता है, यानी रासायनिक बंधन बन जाता है। अधिशोषक और अधिशोष्य के बीच में रासायनिक बंधन बन जाता है। इसके बाद जो इसमें से चिपका है, हो सकता है अगर इसमें पानी के कण चिपके हुए हैं, थोड़ा गर्म कर दीजिए वो उड़ जाएगा, अर्थात यह एक उत्क्रमणीय प्रक्रम है। उत्क्रमणीय प्रक्रम जिसको परिवर्तित किया जा सके, जिसको उत्पाद से फिर से हम अभिकर्मक प्राप्त कर सके, प्रतिकारक प्राप्त कर सके, या यूं कह लें जो मूल अवस्था में है उसमें बदल दिया जाए तो उसे कहते हैं उत्क्रमणीय प्रक्रम। लेकिन रासायनिक अधिशोषण रासायनिक बंधन से बनता है, इसलिए वह एक अनुत्क्रमणीय प्रक्रम है, अर्थात वह एक नया यौगिक बना लेता है, इसलिए आप उसको बदल नहीं सकते हैं। इसके बाद इसकी प्रकृति विशिष्ट नहीं होती है, लेकिन ये नया यौगिक जो बन गया इसलिए इसकी प्रकृति विशिष्ट होती है। ये भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में अंतर है। अब अवशोषण क्या है? अभी थोड़ा देर पहले हमने देखा कि अधिशोषण था वल मतलब फेस पर होने वाली, और यह है बॉडी में होने वाली। हम एक मिठाई बनाते हैं स्पंज वाला, उसको डुबो देते हैं, जो ही चाशनी में डुबोते हैं चाशनी अंदर तक प्रवेश करता है,
इसमें आ गया, तो जब अंदर तक प्रवेश करे बल्क में, यानी फेस से नीचे पिंड में आ जाए, तो इस क्रिया को कहते हैं अवशोषण। अर्थात अवशोषण वह प्रक्रम है जिसमें बिले के कण विलायक में अंदर प्रवेश करते हैं। विलायक के पृष्ठ से पर ही नहीं रहते, विलायक के अंदर आ जाते हैं। ये विलायक ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है, वो विषय नहीं है, लेकिन अंदर तक आएगा तो उसको कहेंगे अवशोषण। विशोषण समझते हैं अब। विशोषण है डिसॉर्प्शन, अवशोषण था अबसॉर्प्शन, अधिशोषण था एडसॉर्प्शन। विशोषण कहते हैं अधिशोषण की उल्टा, यानी पृष्ठ पर चिपकने को, अभी देखिए, यानी इस पे चिपकने को की क्रिया को कहेंगे अधिशोषण, और जो चिपका हुआ है उसके उड़ जाने की क्रिया को, हट जाने की क्रिया को कहेंगे विशोषण। विशोषण कहने का अभिप्राय है उल्टा, किसका? अधिशोषण का उल्टा। अब है शोषण, सीधे सॉर्प्शन, तो एडसॉर्प्शन, एड प्लस एब दोनों लगा दीजिए, एडसॉर्प्शन एब्सॉर्प्शन बराबर सीधे सॉर्प्शन। अर्थात अधिशोषण और अवशोषण दोनों को मिला दीजिए तो बनता है शोषण। शोषण कहेंगे दोनों को मिला कर, दोनों प्रक्रिया को कंबाइंड नाम कहते हैं शोषण। शोषण के बाद है हमारा उत्प्रेरण। उत्प्रेरण क्रिया एक प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ उपस्थित होकर किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है, लेकिन जो पदार्थ आता है उसके ऊपर उस प्रक्रिया का, उस अभिक्रिया का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो वह पदार्थ कहलाता है उत्प्रेरक, और इस क्रिया को कहते हैं उत्प्रेरण। तो उत्प्रेरण वह प्रक्रम है जिसमें कोई पदार्थ अपनी उपस्थिति से रासायनिक अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर देता है, लेकिन खुद उससे अप्रभावित रहता है। जिस पदार्थ के द्वारा उत्प्रेरण की क्रिया होती है उसे उत्प्रेरक कहते हैं। कैटेलाइसिस एंड कैटेलिस्ट उत्प्रेरक कहते हैं। अब इसमें आप देखेंगे अमोनिया का उत्पादन जब हैबर विधि से होता है तो उसमें लोहा उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। देखिए अमोनिया नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन और अमोनिया हाइड्रोजन मिलकर के अमोनिया का निर्माण करता है। एक मोलेकुल, एक आयतन नाइट्रोजन का 3 आयतन हाइड्रोजन से संयोग करता है तो 2 आयतन अमोनिया का निर्माण निकलता है। यह अमोनिया उत्पादन की व्यापारिक विधि है जिसे हैबर ने दिया था, इसलिए हैबर विधि इसको कहा जाता है। अब यहाँ से क्वेश्चन ये भी पूछता है अमोनिया उत्पादन की हैबर विधि का उल्लेख करें। हैबर विधि से किसका उत्पादन किया जाएगा? अमोनिया का। नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिला और अमोनिया बना। इसमें देखिए लोहा उत्प्रेरक का कार्य किया। एक ने एक शब्द और देख लें, वर्धक, प्रोमोटर्स। प्रोमोटर्स उत्प्रेरक नहीं है, अपने उत्प्रेरक नहीं है, लेकिन उत्प्रेरक की सक्रियता को बढ़ाने का काम, वर्धक, बढ़ाने वाला, वृद्धि करने वाला। किसके? तो उत्प्रेरक को कहता है तुम अपनी सक्रियता कम मत करना, हम तुम्हारे साथ हैं। अर्थात मैं नहीं अभिक्रिया कराऊंगा, अभिक्रिया तो तुम्हें ही करना है। दुआ देता है यह केवल, लड़ना आपको है, योद्धा मैं नहीं हूं, दुआ मैं देता हूं, तुम अपनी सक्रियता को सलामत रखो। तो यहां देखिए लोहा उत्प्रेरक है और मोलिबडेनम हैबर विधि, अमोनिया के उत्पादन के हैबर विधि में मोलिबडेनम वर्धक का कार्य कर रहा है। वर्धक लोहा की सक्रियता को, उसकी उत्प्रेरकियत, उसकी जो उत्प्रेरण करने की जो प्रवृत्ति है, सामर्थ्य है, उसको बढ़ाने का कार्य करता है। और बाकी जो दिखाई दे रहा है वो 723 केल्विन ताप पर हो रहा है, 200 पास्कल वायुदाब चाहिए इस पर होता है, इसको ध्यान में रखना है। अब है हमारा उत्प्रेरक 20। एक देखिए ठीक वर्धक के उल्टा है। 20 नष्ट कर देने वाला, कम कर देने वाला, खत्म कर देने वाला, जो 20 उसी को हम कहते हैं जब पी लो खत्म हो जाओ। तो यह जिसका जब होता है तो उत्प्रेरक की सक्रियता को कम करना शुरू कर देता है। अब सोचिए, वो बढ़ा दिया, ये कम कर देता है। अब जैसे सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है, उसमें क्या है कि प्लैटिनम उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा सक्रिय हो जाता है। इसलिए उसकी सक्रियता को कम करने के लिए, ताकि यह अभिक्रिया हो सके, Al2O3 का उसको साथ लाया जाता है। अब यहाँ Al2O3 20 का काम किया, अर्थात प्लैटिनम की सक्रियता को, प्लैटिनम की सांद्रता को घटा दिया। तो प्लैटिनम
प्लेटिनम की सांद्रता को कम करने के कार्य किया है सल्फ अल्युमिनियम Al2O3 एल्यूमिना के द्वारा किया गया है। इसलिए वहाँ अगर हमसे पूछा जाएगा वो एल्यूमिना किस चीज़ का कार्य कर रहा है, तो वहाँ पर वो कार्य कर रहा है 20 का, उत्प्रेरक 20 का। उत्प्रेरण सक्रियता को कम करता है, उत्प्रेरण सक्रियता को बढ़ाए वर्धक, कम करे 20। संदामक, इसमें क्या होता है, ध्यान में रखना है, ये है उत्प्रेरक की सक्रियता को कम करता, और ये क्या करता है, अभिक्रिया के दर को कम कर देता है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन को कम कर देता है। H2O2 सामान्यतः जब सीधे अभिक्रिया होगा तो H2O लिक्विड और O2 गैस फास्ट हो जाता है, लेकिन यही अगर आपको एसिटामाइड CH3CONH2 की उपस्थिति में जब हम कराएंगे, एसिटामाइड का CH3CONH2 ले आएंगे, और अब अगर इसकी अभिक्रिया कराई जाए, यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड को अब अगर गर्म करेंगे तो अभिक्रिया धीरे धीरे होगी, और अगर बिना सीधे हाइड्रोजन पेरोक्साइड को आपने गर्म कर दिया बिना इसकी उपस्थिति में तो बहुत फास्ट हो जाता है। तो यहाँ क्या किया, एसिटामाइड को आप क्या कहेंगे, किस श्रेणी में रखेंगे, संदमक की। संदमक का काम क्या होगा, अभिक्रिया की दर को कम कर देने वाला। अब है हमारा समांगी उत्प्रेरण। समांगी उत्प्रेरण किसको कहते हैं उसको देखिए। अभिकारक और जो उत्प्रेरक व्यवहार किया गया, दोनों का भौतिक अवस्था यदि एक ही है, एक ही भौतिक अवस्था है उत्प्रेरक की और अभिकारक की, तो उसको कहेंगे समांगी उत्प्रेरण। यहाँ देखें, सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, ऑक्सीजन गैस है, और नाइट्रिक ऑक्साइड जो उत्प्रेरक की तरह इस्तेमाल किया गया वो भी गैस है। अभिकारक जो प्रतिक्रिया में भाग लेते हैं, ये भी गैस, इसलिए इसको कहेंगे समांगी उत्प्रेरण। देखिए संयोग है कि सल्फर ट्राइऑक्साइड उधर गैस प्राप्त हुआ है, लेकिन उसकी ओर नहीं देखना है, मुझे देखना है तीर चिन्ह के इधर वाला, जिस अवस्था में है उसी अवस्था में यदि कैटलिस्ट भी है, उसी अवस्था में उत्प्रेरक भी है, तो उसे हम समांगी उत्प्रेरण कहते हैं। और ठीक इसके विपरीत दोनों की अवस्थाएं भिन्न हो तो भी समांगी उत्प्रेरण कहेंगे। दोनों में कुछ सोचना ही है। सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है, और अगर उत्प्रेरक नाइट्रिक ऑक्साइड के बदले यहाँ नाइट्रिक ऑक्साइड था समान, यहाँ प्लैटिनम है सॉलिड अवस्था में, तो ये भी समांगी उत्प्रेरण हो जाएगा, और वो था समांगी उत्प्रेरण। इसके बाद हम उत्प्रेरण को दो पार्ट्स में बांटते हैं। जैसा मैंने कहा था, उत्प्रेरक कोई ऐसा पदार्थ है जो किसी अपनी उपस्थिति मात्र से अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता है। अब अभिक्रिया की दर को बढ़ा भी सकता है, अभिक्रिया की दर को घटा भी सकता है। जब वो बढ़ा दे तो उसको कहेंगे धनात्मक उत्प्रेरक, और इस प्रक्रम को कहेंगे धनात्मक उत्प्रेरण। जब घटा दे तो उत्प्रेरक को कहेंगे ऋणात्मक उत्प्रेरक, और इस प्रक्रम को कहेंगे ऋणात्मक उत्प्रेरण। वहीं स्व उत्प्रेरण क्या है, इसको देखिए, यानी सेल्फ कैटेलाइसिस, ये किसको कहते हैं। तो कोई अभिक्रिया हो रही है, सपोज करें कोई अभिक्रिया होकर के थोड़ा सा उत्पाद बना लिया, तो शुरू में वो धीरे धीरे हो रहा था, लेकिन जो ही उसका कुछ उत्पाद प्राप्त हो गया तो अपने आप उसकी दर बढ़ गया है, तो इसको कहेंगे स्व उत्प्रेरण। अपने उत्पाद से ही जब प्रेरित हो जाए, अपने उत्पाद से ही अपनी दर को बढ़ा ले, तो ऐसी अभिक्रिया को कहते हैं स्व उत्प्रेरण। यानी वैसा प्रक्रम जिसमें अभिक्रिया से निर्मित प्रतिफल ही अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य करता है, स्व उत्प्रेरण कहलाता है। जीवन में बहुत अर्थ, आपकी जो सफलताएं हैं, आपकी जो उपलब्धि होगी, यही आपके पढ़ने की दर को, आपके काम करने की दर को जब बढ़ा दे, तो इसी को कहते हैं सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ इंडक्शन, और यहां हम कहेंगे सेल्फ कैटालिसिस, यानी स्व उत्प्रेरण। जैसे देखिए, इथाइल एसीटेट जल से अभिक्रिया किया, एसिटिक एसिड बनाया। शुरू में यह धीमा धीमा हुआ होगा, लेकिन जैसे जैसे एसिटिक एसिड की मात्रा बढ़ते चली गई होगी, वैसे वैसे इसकी दर बढ़ते चली जाती है। प्रेरित उत्प्रेरण, कई अभिक्रिया ऐसी होती है कि उसको कराओ, बैठ अकेले हो रहा है ना तो धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन उसके संगी अगर एगो आ गया, ओहो अपन अभिक्रिया कर रहा है, उसके साथ नहीं, इसकी क्रिया में नहीं, वो बगल में कर रहा है, दूसरी अभिक्रिया कर रहा है। अब उसकी अभिक्रिया से प्रभावित होकर के ये अपनी दर को अगर बढ़ा दे, तो उसको कहते हैं प्रेरित उत्प्रेरण। यानी इसमें एक अभिक्रिया दूसरी अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है। अकेले में जब हो रहा है धीमा धीमा हो रहा है, दूसरी अभिक्रिया बगल में होने लगा तो ऐसा होता है, बढ़ा दिया, तो इसको कहते हैं प्रेरित उत्प्रेरण। और फाइनली ये है एंजाइम उत्प्रेरण। एंजाइम द्वारा, नाम ही है एंजाइम उत्प्रेरण, तो एंजाइम के द्वारा उत्प्रेरण होता है। जैसे ग्लूकोज का इथानोल में टूटना, ये जाइमेज
से होता है, डैमेज एंजाइम के द्वारा होता है। तो इसको यानी कहने का अभिप्राय है कि अगर एंजाइम उत्प्रेरण क्रिया करता हो तो उसको एंजाइम उत्प्रेरक कहते हैं और इस घटना को एंजाइम उत्प्रेरण कहते हैं। अब एंजाइम उत्प्रेरण के इसकी क्रियाविधि क्या है, उत्प्रेरक के और कैसे कैसे पार्ट्स होते हैं, इसके अलावे कोलाइड, सॉल, निलंबन, इन चीज़ों के साथ हम आपके बीच में अगले वीडियो में उपस्थित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।